कल हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन देख रहे थे। फंक्शंस यहां तक पहुंचे थे कि ये इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग सेल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ओरिजिन ट्रांसपोर्ट का क्या देख रहे थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद फिर एक अच्छे से लिफाफा में पैक करके उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा कर आता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 शायद हुआ था ना। अब फंक्शन नंबर 5 देखिए, इट रिपेयर्स द, ठीक है ना, कल 4th चल रहा था, 3rd, 2nd, आज 3rd होगा। अच्छा, ओके, इट रिपेयर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लॉजिकल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन मटेरियल क्या रहता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स। जरूरत के समय मटेरियल का जरूरत पड़ेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पदार्थ गोल्गी के थ्रू ही वहां तक जाएंगे। सो इट इज वेल सेड दैट इट विल डू दैट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूनिकनेस है और ये केवल और केवल प्लांट सेल्स के साथ ही ये पूरा कर पाता है। ठीक है, राइट। देखिए 9th स्टैंडर्ड में भी अगर आप एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंशिएट किए होंगे तो 4 डिफरेंसेस सबको ही बताते हैं। पहला बोलते हैं वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। ये 3 किन के प्रॉपर्टी है? प्लांट सेल। एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल में वो जो प्लांट सेल में नहीं हो वो है सेंट्रोसोम। ठीक है, जानते हैं सेंट्रोसोम का फंक्शन? सेंट्रोसोम का फंक्शन काम क्या करता है? तो भाई एनिमल सेल में है, करता क्या है? वो क्या करता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो सेल जब डिवाइड करेगा तो अपने डॉटर सेल्स में ट्रेजर जो जायदाद है वो बराबर बराबर बांट के जाता है। अब सेल का जायदाद क्या है? द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके डॉटर सेल्स में तब जाता है और उसके लिए उसको एक टेथर, एक एंकर चाहिए जिसके साथ सारे क्रोमोसोम्स को लाइन अप करे और उसका बीच से डिवाइड करे। हाँ, 2 ठो है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, फिर 2 ठो आया, एक इधर जाएगा इधर जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके साथ क्रोमोसोम एंकर करे, टेथर करे। ठीक है, लटके, और फिर वो बीच से डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करेगा और क्रोमोसोम्स बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो वो जो टेथरिंग स्ट्रक्चर है, एंकरिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज गिवन बाय द सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में नहीं होता। तो क्या हम लोग ये सोचे कि प्लांट सेल ईमानदार नहीं होते, वो अपने डॉटर सेल्स में बराबर क्रोमोसोम नहीं बांटते? करते हैं। तो फिर उनके लिए वो टेथरिंग स्ट्रक्चर कौन बना कर देगा? Eyes goes towards Golgi. This is the one which will provide that anchorage structure. ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि प्लांट सेल्स में ये शो करता है, एनिमल सेल में इसकी आवश्यकता नहीं है। सो इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर फॉर equal distribution of chromosomes
ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और रीजन भी यहां बता दें, बिकॉज प्लांट सेल्स, अच्छा, it provides a structure for equal distribution of chromosomes during cell division in plant cells, in plant cells। अब यहां ब्रैकेट में बताएंगे, बिकॉज प्लांट सेल्स लैक सेंट्रोसोम, इसीलिए प्लांट सेल में इसकी ये प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ती है। सीरियल नंबर 5, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल्स में पूरा करता है। राइट, यहां तक हो गया। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि प्लांट सेल में गोल्जी के बिना पूरा नहीं हो सकता। अब जब सेल डिवीजन देखिएगा, है ना, इस यूनिट का तीसरा चैप्टर, तो उसमें आपको मिलेगा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल डिवीजन के दौरान एक ही तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन जब डिवाइड करके दो बराबर हिस्से में बंटना होगा, उस समय दोनों का वे ऑफ एक्शन अलग हो जाता है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है, दोनों हिस्से ऐसे बबल के रूप में हैं। हम लोग अगर इमेजिन करें पूरा का पूरा सेल, तो बबल को अगर दो बराबर भाग में बांटना पड़ा तो बीच से क्या करेंगे, उसको दबाना शुरू करेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं डिवाइडिंग फरो, डिवाइड करने वाला फरो या डिवाइडिंग लाइन, आप ऐसे समझिए। तो डिवाइडिंग लाइन जो है वो सेंटर से ये क्या कहते हैं, पेरीफेरी से चलता है और सेंटर की तरफ आता है, इस तरह से। ये पेरीफेरी हो गया, सराउंडिंग, है ना, लाइक दिस, ऐसे है। तो यहां से और यहां से एनिमल सेल में डिप्रेशन आता है, तो डिप्रेशन आएगा तो कैसा दिखाई देगा, लाइक दिस, दिखेगा ना। ये देखिए, यहां से पेरीफेरी से दबना शुरू हुआ, ये डिप्रेशन किस तरफ जा रहा है, सेंटर के डायरेक्शन में जा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स सेंटर। और इवेंचुअली क्या होगा, ये डिवाइडिंग लाइन अल्टीमेटली टच कर जाएगा ये वाला, तो ऐसे दिखाई देगा, और फिर ये एक दूसरे से अलग हो जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म एनिमल सेल्स एक्वायर। एनिमल सेल अपने आप को दो हिस्से में बांटने के लिए इस तरीके से काम करता है। उसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। प्लांट सेल, इसके पास एक रिजिड सेल वॉल है। अब इसको जरा यहां से दबा के दिखाइए, पॉसिबल है, नहीं है। अगर वैसा होता तो हम जैसे ही बेंच पे बैठते, बेंच नीचे की तरफ चला जाता। ये भी तो सेल वॉल का ही गिफ्ट है, जिसपे हम लोग बैठे हैं, जिस तरह हम दरवाजा बना रहे हैं, खिड़की बना रहे हैं। तो दिस इज वेरी रिजिड, वी कैनॉट प्रेस इट, इवन सेल्स कैनॉट प्रेस इट लाइक दिस। द अदर ऑल्टरनेटिव, आप बीच से पट्टा खड़ा कर दीजिए, राइट। तो होता क्या है, वेसिकल्स में भर भर के सीमेंटिंग मटेरियल लाइन अप होते हैं सेंटर पे, और ये सेंटर से टुवर्ड्स पेरीफेरी चलता है। ये है वेसिकल्स। वेसिकल हम लोग समझ चुके हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर। और भाई ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर्स रखते हैं, तो बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज कहीं भेजना होगा, सेल के अंदर बड़ा कायदे से होता है, भर के मटेरियल को भेजा जाता है एनवेलप में। तो सेल के अंदर का एनवेलप वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल बारी बारी से सेंटर से पेरीफेरी की ओर चलते हैं। तो आप आगे जाकर देखेंगे लाइसोसोम जैसा स्ट्रक्चर, वो भी कौन बना कर देता है, गोल्जी। वैक्यूल, वो भी किसका देन है, गोल्जी। तो अगर इस तरह का रहेगा तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन वेसिकल्स को बनाकर देगा, नहीं बनाकर देगा। और इनके मदद से हो क्या रहा है, ये कंटेन कर रहे हैं वो सीमेंटिंग मटेरियल जो एक दूसरे से आके जुड़ेंगे और एक वॉल खड़ा करेंगे, डिवाइडिंग वॉल।
ये ऐसा सिस्टम है जैसे मान लीजिए एक कमरा है, हमको इसको 2 पार्ट में बांटना है, तो हम बीच से दीवार खड़ा कर दें, अब ये 2 भाग में बट गया। सेम थिंग इट डज। तो प्लांट सेल अपने आप को 2 हिस्से में बांटने के लिए ये पद्धति अपनाता है। तो अगर इस तरीके से चलेगा तो इसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जी। सो दैट इज व्हाई even for the chromosomal distribution and for cell plate formation, Golgi complex is the one that works in the plant cells. ठीक है, ये अगला प्रॉपर्टी होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इसका जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए था। बाकी इसको आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए, जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां पर ये चीज देखेंगे, राइट। चूंकि ये इनका कंट्रीब्यूशन है इसलिए यहाँ पे ये रेलिवेंट है, हम लोग यहाँ इसको मेंशन करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इन प्लांट सेल्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड्स vesicles that carry cementing material to produce the dividing plate for the cells after nucleus division। जो थोड़ा कंफ्यूजन है इसको लिखिए, इसको हम लोग फिर सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, देखिए यहां फिर एक बात कहा गया है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, यानी डिवाइडिंग प्लेन का फॉर्मेशन होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई सेल है सबसे पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को बराबर बांटता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म को बांटता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होगा, नेवर। चाहे आप बैक्टीरिया को देखिए, चाहे किसी यूकैरियोटिक सेल को देखिए, जब आप इनके डिविजन्स देखेंगे एक ही मॉडल अप्लाई करता है, पहले क्रोमोसोम डिवीजन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब इसका क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस में बैठा है, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूक्लियस 2 बराबर भाग में बटेंगे तब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ता चलेगा, ठीक है। इसीलिए यहां कहा गया कि ऐसा क्रिएशन कब होगा? न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, राइट। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और प्रॉपर्टी या फंक्शन नंबर 6, ये क्या है? जितने भी सेक्रेटरी सेल्स हैं, या आप ऐसा कहिए जितने भी सेक्रेटरी ऑर्गन्स है रादर, ये ग्लैंड्स होंगे, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक, पैंक्रियास, आई ग्लैंड, आई में टीयर ग्लैंड है ना, ये सारे 3 ग्लैंड्स को क्या एक्चुअली ज्यादा मात्रा में चाहिए कि सिक्रेशन कर सके? अनडाउटेडली गोल्जी। कई बार देखिएगा क्वेश्चन में कैसे रहता है, जैसे हम लोग तो ये समझ चुके हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसका इंपॉर्टेंस देखिए, इफ वी स्कैन द सेल्यूलर इंटीरियर, देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कहना क्या चाह रहा है। इफ वी स्कैन द सेल्यूलर इंटीरियर ऑफ ए secretory glandular cell
like thyroid follicle, which among the following is expected to be higher? क्वेश्चन सभी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक सेट ऑफ चॉइस, पहला दिया न्यूक्लियस, दूसरा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा दिया गोल्जी बॉडी, चौथा दे दिया ईआर। अब दूसरा सेट ऑफ चॉइस देखिए, सेम दे दिया न्यूक्लियस, दूसरा दे दिया लाइसोसोम, तीसरा दिया ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब दो सेट ऑफ चॉइस है, बताइए तो पहले सेट ऑफ चॉइस में आपका सही आंसर क्या होगा? सबको दिख रहा है ना? अगर हम लोग जितनी बातें हैं उसको समझ चुके हैं तो आपका ऑब्वियस चॉइस एक ही होगा, कॉल होगा अनडाउटेडली। व्हाट अबाउट दिस, अगर ये चॉइसेस रहे तो क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ईआर। तो फिर यहां ईआर को क्यों नहीं चुने आप लोग? जब यहां ईआर आ सकता है सही चॉइस पे, वहां क्यों नहीं आएगा? वाई गोल्जी? यही लॉजिक है, और हर क्वेश्चन के आंसर को सोचकर जवाब दीजिएगा। आपके अंदर ये जब हैबिट डेवलप करेगा, हो सकता है आप टॉप रैंकर नहीं हो, लेकिन किसी भी एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में आप बैठिएगा, यू विल बी इन द सिलेक्शन लिस्ट फॉर श्योर। ये हैबिट डेवलप कीजिए, क्योंकि गलतियां आपसे नहीं होंगी। और जानते हैं बच्चे पिछड़ जाते हैं किसमें? नेगेटिव मार्किंग उन्हें ले डूबता है। जैसे इस बार हम कॉपी चेक किए हैं 12th का, तो क्या बताएं, हम लोग को कई बार यहाँ कॉपी चेक करते समय ऐसा मिला उनका नेगेटिव में स्कोर जा रहा है। शुरुआती दौर में ऐसा होता है, धीरे 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 स्टूडेंट्स इंप्रूव करते हैं, हैबिट उससे बाज नहीं आते, इसीलिए। एनीवे, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में आप गोल्जी बॉडी को चुन रहे हैं, ईआर को नहीं चुन रहे हैं, लेकिन वहां ईआर को चुन रहे हैं। क्या लॉजिक है? तो अगर वहां सही है, यहाँ क्यों नहीं सही होगा? बोलिए, कुछ तो बात होगा, कुछ तो सोचे होंगे आप लोग। क्या इसलिए कि अभी गोल्जी का चर्चा चल रहा है इसलिए गोल्जी को ही दे दो क्रेडिट, ये है क्या? चलिए हम लोग देखें। वी स्कैन द सेलुलर इंटीरियर, सेल के आंतरिक भाग को हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि सिक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल है, ठीक है, जैसे कि थायराइड फॉलिकल। तब अगर थायराइड फॉलिकल है तो ये रिलीज क्या करने वाला है? थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन। एक और हार्मोन है कैल्सिटोनिन, वो भी ये रिलीज करता है। इन हार्मोन्स को अगर ये सिक्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये सिक्रेटरी सेल है, इसके अंदर कहीं तो बन रहे होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन साइट कौन है इन सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का? कहां बन रहा होगा? ये सोचिए, कौन बना रहा होगा? ये बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैन्युफैक्चरिंग साइट इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और गोल्जी क्या करता है, सजा सजा धजा के उसको बाहर छोड़कर आता है। तो ये ट्रांसपोर्टर ये सिक्रेटर है, जो बाहर का रास्ता दिखा रहा है ना। नहीं तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना के अपने ही अंदर रख लेता, बाहर भेजने की क्षमता इसमें नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। इसीलिए यहां ईआर और गोल्जी दोनों सही चॉइस है, लेकिन आपको कह रहा है कि इसमें कौन सा मटेरियल अधिक मात्रा में होगा इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। सो दैट विल बी गोल्जी मोर देन ईआर, ठीक है। लेकिन अगर गोल्जी नहीं रहे तो चॉइस क्या होना चाहिए, ऑब्वियस, तब होगा एंडोप्लाज्म, क्योंकि बना तो यही रहा है। भेजने वाला अगर नहीं दिया कोई बात नहीं, बनाने वाला तो दिया है ना, तो हम इसको चुनेंगे, राइट। आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी पे इसका पॉइंट नंबर 5, फंक्शन नंबर 5 ही था ना, 6 है, वो हम लोग पुट करेंगे। It is responsible for secretion of glandular cells for enzymes, hormones, etc. बाकी जहां गोल्जी का और इंपॉर्टेंस आएगा वो हम लोग देखेंगे। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अगले पार्ट पे, वो है लाइसोसोम। आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज अभी तक नोटिस किए हैं हम लोग, जो दो स्ट्रक्चर पढ़े एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दोनों में पहला लेवल ऑफ सिमिलरिटी क्या दिख रहा है, मेम्ब्रेन के मामले में बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दोनों के दोनों, है ना। इसी में तीसरा आता है लाइसोसोम, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है, यह है मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। और इसके अंदर रहेगा पीएच एसिडिक मीडियम रहता है इसके अंदर, और रहेगा साइटोटॉक्सिक केमिकल्स लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर शुगर मत कहिए, फॉर प्रोटीन, इन्हें कहेंगे प्रोटीएज, लिपिड, इन्हें कहेंगे लाइपेज, एटसेट्रा। फिगर में बता देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल लाइसोसोम। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस। नंबर 1, किन से बनता है, ओरिजिनेट फ्रॉम,
originates from. Golgi. Serial number 2. नंबर ऑफ मेम्ब्रेन पता ही चल रहा है, सिंगल मेम्ब्रेनस. STR फॉर स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ठीक है. आगे बढ़े. सीरियल नंबर 3 कंटेंट्स. देखिए, मान लेते हैं ये गोल्गी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें इस सिस्टर्नी में साइटोटॉक्सिक केमिकल्स like pH acidic based hydrolyzing enzymes ये कलेक्ट हुए यहां. ठीक है. सभी तो प्रोटीनस हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोजाइम. दुनिया का एकमात्र वो एंजाइम है जो एक आरएनए है, अदरवाइज दुनिया के सारे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है. तो ये प्रोटीन है तो नेचुरल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका जन्मदाता है और यहाँ पे मॉडिफाई हुआ. अब बारी है बाहर निकलने की. तो बाहर कैसे निकलेगा? ये एरिया इससे पिंच ऑफ होगा. ठीक है. अगर हम लोग इसी को कंसंट्रेट करें तो ऐसे दिखाई देगा. ठीक है. और उसके बाद ये ऑलमोस्ट इससे बाहर निकल रहा है और फाइनली गोल्जी का जो सिस्टर्नी है वो रह जाएगा और लाइसोसोम. इस तरीके से ये चलेंगे. इसके अंदर साइटोटॉक्सिक केमिकल्स है इस एरिया में और फाइनली ये बन के निकला. ठीक है. फिगर है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइसोसोम फॉर्मेशन. अब एक और चीज इंटरेस्टिंग है जो आप लोग को देखना चाहिए. लाइसोसोम में लाइसो ये टर्म आया कहां से? लाइसिस से या लिसिस. लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन. ठीक है. लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन. और सोम ये वर्ड आया है सोमा से. और बायोसाइंस में सोमा मतलब होता है बॉडी. मिलाकर देखिए, लाइसिस करने वाला बॉडी, नाम क्या हो गया? लाइसोसोम. ये है गोल्जी सिस्टर्नी. इसके अंदर में कंटेंट्स क्या होंगे ये देखिए. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि एसिडिक मीडियम में फंक्शनल होते हैं. ऐसे ही एसिड अगर कहीं आता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो गया, इंडाइजेशन हो गया, तो अगर इंडाइजेशन होता है, आई एम श्योर किसी ना किसी को कभी ना कभी तो होता ही है, तो देखिएगा जब उसका बर्पिंग करते हैं मतलब डकार आता है तो लगेगा जैसे गला तक जल गया. होता है ना, बर्निंग सेंसेशन आता है. क्यों? एसिड ज्यादा हो जाता है.
तो कहीं पे भी एसिडिक कंटेंट अगर आएगा, सबसे पहले फर्स्ट हैंड जो वो इफेक्ट देता है वो वहां पे बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है। तो जो भी लिविंग आर्टिकल्स होंगे वो तो डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, और तब एसिडिक मीडियम में काम करने वाले ये एंजाइम्स फर्दर एग्रीवेट करेगा एक्शन को और डिस्ट्रॉय कर डालेगा। इस तरीके से ये वर्क करते हैं। और ऐसे जो लाइसोसोम बना ना, इस लाइसोसोम को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम भी बोलते हैं। 1 डिग्री यानी प्राइमरी, याद रखिए। आगे बढ़ सकते हैं? हो गया सभी का? फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। पहला, डाइजेस्टिंग और किलिंग पैथोजेंस। दूसरा, यूज्ड इन digestion of food by the cells. Formation of autophagic vesicles. ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, फैजिक यानी डाइजेशन। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग है, खुद को ही डाइजेस्ट करने वाला वेसिकल बना लेता है, ऑटोफेजिक वेसिकल्स। हो गया? अब इसका औचित्य क्या है, व्हाई इट इज फॉर्मिंग, ये हम लोग समझे। देखिए, ये बनते कब है? when they are formed। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कब ये बनेंगे। कंडीशन 1, when the cell is under attack by viruses। अगर वायरसेस ने अटैक किया, पहला कंडीशन। दूसरा, when the cell is aging, बूढ़ा हो चला, cell got destroyed or harmed beyond repair। 3 कंडीशन पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे। पहला बोलता है कब ऐसा, जब वायरस ने अटैक किया हो। तो यूकैरियोटिक सेल्स को, ये तो यूकैरियोटिक सेल में होंगे, प्लांट और एनिमल दोनों में, वायरस ने जब अटैक किया, खासकर एनिमल सेल्स की बात हो रही है, अगर वायरस ने किसी एनिमल सेल को अटैक किया तो उस सेल को रिवाइव कराने का कोई तरीका नहीं है, मतलब उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं अगर उसने सक्सेसफुल अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि वायरसेस क्या करते हैं, होस्ट सेल का मशीनरी कब्जे में ले लेते हैं।
ये वही बात हो गई जैसे हम किसी देश पे चढ़ाई कर रहे हैं और उस देश की सत्ता को हथिया लेते हैं। अब उनको कौन रोकेगा? अगर हम सत्ता हथिया लिए, आर्मी मेरी, हु विल प्रिवेंट मी, हु विल स्टॉप मी? नो वन। तो वर्चुअली हम क्या हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे उस कंट्री में। हम जितने टॉक्सिक मटेरियल का प्रोडक्शन करना है, जितने एनवायरमेंट हैजार्डस मटेरियल है, सब यहीं पे करेंगे। लाइकवाइज अगर वायरस ने किसी सेल को कैप्चर कर लिया अटैक करके, तो फिर वो क्या करता है, अपने वायरस फैक्ट्री की तरह उसको इस्तेमाल करता है। यानी उसी सेल के अंदर में नए नए वायरस पार्टिकल्स बनेंगे, यानी वो तो वायरस का एक फैक्ट्री बन गया और सेल इसको रोक नहीं सकता, प्रिवेंट नहीं कर पाए। तो वैसे में करना क्या होगा, दूसरे सेल्स के लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए इस सेल को ब्लास्ट कर देना। तो हु विल डू दैट? लाइसोसोम। इसलिए अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने वाला बड़ा सा वेसिकल बनाना पड़ेगा, उसी को कहते हैं ऑटोफेजिक वेसिकल। और इसको सब कुछ मिला हुआ है, एसिडिक मीडियम मिला हुआ है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स मिले हुए हैं जो प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इवेंट सभी चीजों को डाइजेस्ट कर ले। तो ये क्या कर सकता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि दूसरे हेल्दी सेल्स बचे हुए रहे। एक तो ये। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन सेल इज एजिंग, बॉडी बहुत प्रोफेशनल होता है, वो किसी भी अंडर परफॉर्मर को अपने अंदर नहीं रखता। जैसे देखिएगा पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं, प्लांट क्या करता है, उसको शेड कर देता है ताकि नए लीफ आए। अदरवाइज क्या होगा, पीला पत्ता क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो रहा है, एजिंग के कारण क्लोरोप्लास्ट खत्म हो रहा है। तो वो फूड बनाएगा क्या, बना हुआ फूड वो खाने लग जाएगा। जिंदा है ना वो लीफ, जब तक पत्ता है ना ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन तो है, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लगेगा। उसका काम है न्यूट्रिशन बनाना, वही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बर्डन हो गया। तो प्लांट क्या करता है, उसको कट ऑफ कर देता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। समझ गए? ये तो प्लांट्स में हुए, एनिमल में भी होता है। जो बूढ़े या अब ये सेल काम के लायक नहीं रहे, उनके लिए एक टर्म है, उसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है? तो सेल को सिस्टमेटिकली किल आउट किया जाता है, और उसके लिए सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करेगा बता सकते हैं? किसी सेल में सबसे जरूरी स्ट्रक्चर क्या है जिंदा रहने के लिए? इंफॉर्मेशन तो है। आरबीसी कैसे जिंदा है 4-4 महीने? न्यूक्लियस है नहीं। किसी सेल में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी सिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो ये सबसे पहला काम करेगा प्रोग्राम सेल डेथ के दौरान, यानी एजिंग सेल को किल करने के लिए उसके माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय करेगा। तो जब एनर्जी ही नहीं रहा, सेलुलर एक्टिविटीज फॉर द लाइफ नहीं हो पाएंगी। नेचुरली सेल विल इवेंचुअली कोलैप्स, और वो टूटने जब लगेगा, इसको सिस्टमेटिकली डाइजेस्ट करेगा, और फिर जितने न्यूट्रिएंट्स बने, जैसे शुगर में ग्लूकोज बना, प्रोटीन तोड़ने के बाद अमीनो एसिड बना, लिपिड तोड़ने के बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स बने, इन्हें दूसरे सेल को चैनलाइज कर देगा, वो इन्हें यूज कर लेगा। यानी देयर इज नथिंग वेस्ट एज सच, कुछ भी वेस्ट बन के वहां निकलेगा नहीं। सारा चीज, सारा सब कुछ क्लियर रहेगा, ताकि नए सेल उस खाली जगह को भर सके। समझ गए? तो इन कंडीशंस में एजिंग सेल्स को हटाने के लिए, नए सेल आ सके, उसके लिए लाइसोसोम इंस्ट्रूमेंटल है, वो काम करेगा। तीसरा है सेल गॉट डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयर। ऐसा कुछ हो गया, ऐसा ट्रॉमा हो गया, ऐसा चोट लगा जिसकी वजह से क्या हो गया, सेल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, ये अब रिपेयर के लायक नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, लाइसोसोम आके बचा खुचा हिस्सा भी साफ कर देगा, डिब्रिस हटाएगा, यानी कूड़ा कचरा जो उसका निकला है वो सब हटाएगा, ताकि नए सेल्स वहां पे आ सके। तो इन कंडीशंस में ऑटोफेजिक, खुद को डाइजेस्ट करने वाला वेसिकल्स बनता है, और इसको जन्म देता है कौन, लाइसोसोम। ठीक है? ये मीनिंग्स थे, नोट कर ली।
अब आगे बढ़े, आ जाए वैक्यूल। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डिफरेंस आता है वैक्यूल। प्लांट सेल वैक्यूल रखता है, एनिमल सेल वैक्यूल नहीं रखता। तो किस में पाया जाएगा? प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे। दूसरी खास बात, इसका भी ओरिजिन गोल्जी, इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी। तीसरी खास बात ये है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। अंदर में रहेगा एयर, अंदर में रहेगा वाटर, अंदर में रहेगा वेस्ट। फिगर schematic representation of a vacuole. A schematic representation of a vacuole in a plant cell काफी बड़ा होता है। खास बात देखिए, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस। तो जितने भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, मोर और लेस सभी का ओरिजिन कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी, उन्हीं से ये ओरिजिनेट करता है। अब फंक्शन, फिर से हम लोग थोड़ा 10th का रेफरेंस लेंगे। जब हम लोग 10th में लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं, वहां पर एक तीसरा पार्ट था एक्सक्रीशन, है ना। पहले था न्यूट्रिशन, उसका रेस्पिरेशन, फिर था एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट एंड देन एक्सक्रीशन, चौथा पार्ट। तो एक्सक्रीशन के दौरान प्लांट्स में देखे होंगे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो लिविंग है तो वो वेस्ट जनरेट नहीं करेगा। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, 1 घंटे के लिए भी रुके तो देखिए कुछ ना कुछ कचरा गिरता ही है। तो प्लांट सेल्स हैं, वो लिविंग है, लंबा जीवन जी रहे हैं, तो वो वेस्ट जनरेट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? करेंगे। तो उन्हें बाहर निकालें कैसे? उसके पास तो कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास तो किडनी है, हमारे पास स्किन है, हमारे पास लिवर है जो वेस्ट को बाहर निकाल सकता है। इनके पास ऐसा कोई ऑर्गन, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। देन और ये वेस्ट जो है, ये टॉक्सिक मटेरियल से, इन्हें अगर अपने साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट पे रखा गया, इट कैन डिस्ट्रॉय इट, सेल को किल कर देगा। तो इसे बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन रास्ता है नहीं। तो फिर एक उपाय निकालता है प्लांट सेल। उपाय ये है कि हम ऐसे डब्बा में बंद करें कि डब्बा से बाहर नहीं आ पाए। जैसे कैसे होता है, बच्चों को दिया जाता है, ये है बेटा तुम्हारा गुल्लक, इसमें पैसा डालो, गुल्लक से तो पैसा निकलेगा नहीं, तो उसका जमा होगा, है ना। तो उसी तरह से ये वेस्ट जनरेट तो कर ले रहा है, लेकिन वेस्ट को ऐसे जगह पे रखने के लिए एक डब्बा बनाया है जिसमें से जा तो सकता है, वन वे ट्रैफिक है, आ नहीं सकता। पर जाना भी इतना आसान नहीं है, ताकत लगाना पड़ता है। तो एटीपी खर्च करके इसके अंदर वेस्ट को जमा करता है, और अंदर में एटीपी प्रोडक्शन का कोई प्रोविजन नहीं।
जिसको खर्चा करके बाहर आए, इसलिए गया, फंस गया। राइट? मॉरल ऑफ द स्टोरी, वैक्यूल सर्व्स इन द प्लांट सेल्स एज ए वेस्ट बीन, कूड़ा जमा करने का स्ट्रक्चर, जगह। इस तरीके से क्या होता है, प्लांट सेल्स वैक्यूल के मदद से अपने साइटोप्लाज्म को और दूसरे इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स को फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स करता है। जितना लंबा जिएगा वैक्यूल का साइज भी बड़ा होगा, इसलिए पुराने बड़े बड़े प्लांट सेल्स में देखिएगा बड़ा बड़ा वैक्यूल होता है। और एनसीईआरटी बुक में देखिएगा लाइन है, अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल्स आर कैप्चर्ड बाय दिस वैक्यूल्स। 90% तक। तो साइटोप्लाज्म और दूसरा ऑर्गेन के लिए थोड़ा ही सा जगह बचता है। राइट? तो उतना थोड़ा सा जगह में जीवन गुजारा कैसे होगा, इसलिए आकार बढ़ा लेता है। जैसे मान लेते हैं हम बिजनेस करते हैं 1% पे, ठीक है, और कोई पूछे अच्छा आप 5 रुपए का चीज बेच रहे हैं, 1% कमा रहे हैं, कितना पैसा आ रहा होगा, तो हम मुंह छुपाते हुए बोलेंगे 5 पैसा आ रहा है या 50 पैसा आ रहा है। यही हुआ मोरलेस। अच्छा दिन भर में कितना कमा लेते हैं, तब हम सीना चौड़ा करके बोलेंगे हम दिन भर में 50,000 मटेरियल बेचते हैं। अब 50,000 मटेरियल गुना 50 पैसा कीजिए तो मेरा कितना आमदनी है आप पर डे का सोच लीजिए। तो भले मेरा मार्जिन बहुत छोटा है, लेकिन बल्क सेलिंग के वजह से मेरा पैसा बहुत आ रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, साइज बढ़ा लिया, 10% विल मैटर ए लॉट। आप समझ गए? इसीलिए प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से कंपैरेटिवली साइज में बड़े दिखते होते भी, क्योंकि बेचारे के पास वेस्ट जमा करने के लिए इसे रखना मजबूरी है, और ये अधिकतर जगह नहीं घेरेगा तो सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। गॉट द आइडिया? ओके, सो फंक्शन में पहला नंबर क्या कहेंगे, दे आर द स्टोरेज साइट of wastes in the plant cells। ये प्लांट सेल्स में वेस्ट स्टोरेज साइट। एज प्लांट सेल्स, सेल्स मत कहें, प्लांट्स हैव नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्लांट सेल्स पे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता नहीं है, तो वेस्ट को बाहर कैसे निकालेगा, इसीलिए इसे स्टोर कर लेता है। सीरियल नंबर 2, द स्टोरेज, स्टोर करने के लिए नीड्स एनर्जी, नीड्स एटीपी ब्रेकडाउन, यानी एनर्जी। तो खर्चा है, राइट? हेंस once wastes are stored, they don't come out into cytoplasm again। इसलिए ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि अगर एक बार उसमें वेस्ट स्टोरेज हो गया, वो दोबारा लौट के साइटोप्लाज्म में आएगा नहीं। ओके,
राइट, आगे बढ़े। फंक्शन नंबर 3, इट कैन स्टोर एयर ऑल्सो। टोनोप्लास्ट, इसका जो मेम्ब्रेन है वो बना हुआ तो लिपिड और प्रोटीन से ही, राइट। तो एयर नॉन पोलर है, एयर के गैसेस नॉन पोलर है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस नॉन पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर गैसेस है। तो ये आना जाना कर सकते हैं वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल के बाहर, डिपेंड करता है कब कहाँ जरूरत पड़े। तो एयर अगर स्टोर करता है, इससे कोई फायदा है? 2 फायदे हैं, ठीक है। क्या होता है, बलून में अगर एयर भरेंगे, बलून फैलेगा, फैलेगा। तो अगर उसी तरह से वैक्यूल को अगर फुलाया जाए एयर स्टोर करके, तो क्या होगा, प्लांट सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, फैलेगा। और ये फैलाव जरूरी है। रीजन क्या है जानते हैं? रीजन है सेल वॉल। प्लांट सेल का सेल वॉल बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ एक्सटेंड करता है। पहले भी बताएं, प्लांट के सेल वॉल कैसे होते हैं, अंदर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि बैक टू बैक अगल बगल में बहुत सारे सेल्स हैं। अगर सेल वॉल बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा पहले सेल का, तो दूसरा सेल भी तो चाहेगा अपना सेल वॉल बाहर की तरफ एक्सटेंड करे, तो दोनों में लड़ाई नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सेल्स के लिए अच्छी बात नहीं होगी, इसीलिए सेल अपना बाउंड्री अंदर की तरफ चौड़ा कर। नतीजा, साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ना, वॉल प्रेशर बढ़ेगा, तो इसको काउंटर कौन करेगा? यही, ठीक है। तो जो एयर स्टोरेज किया, इससे बेनिफिट नंबर 1 होता है, इट हेल्प्स टू काउंटर द वॉल प्रेशर। नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएगा, सिकुड़ के समाप्त हो जाएगा, इसीलिए फैला के रखते। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग, रात के समय आप जानते हैं ना, स्टोमाटा बंद हो जाता है लीफ का। स्टोमाटा किस पे पाया जाएगा? रूट स्टेम लीफ, किस पे? लीफ पे, ठीक है। रात के समय अगर स्टोमाटा बंद हो गया, प्लांट सेल है, ऑक्सीजन मिलेगा? रेस्पिरेशन कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, बाहर से एयर आ ही नहीं रहा है, अंदर से बाहर एयर जा ही नहीं रहा है, तो गैसेस एक्सचेंज बंद। तो वैसे स्थिति में दिस एयर इन द वैक्यूल इज इंस्ट्रूमेंटल, और लीफ सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए यही ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और दिन में उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को वही लीफ सेल यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ गए? नथिंग इज अ वेस्ट इन देम। इट, यानी ये एयर जो है, हेल्प्स द प्लांट cells in leaf to do respiration at night, as stomata is closed at night. So they get oxygen at night, produce carbon dioxide, and reuse carbon dioxide in daytime during photosynthesis. Etc.
एक क्वेश्चन है, द petals of rose appear vibrant which of the organelle store chemicals that give this vibrant color to them? चॉइस नंबर 1 है गोल्जी, चॉइस नंबर 2 है लाइसोसोम, चॉइस नंबर 3 है क्लोरोप्लास्ट, या छोड़िए क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लास्टिड, और चॉइस नंबर 4 है वैक्यूल। ये खास है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे कलरफुल है ना पिटल्स होते हैं जिनमें काफी अट्रैक्टिव कलर्स होता है, ठीक है। इन अट्रैक्टिव कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वैक्यूल। ये उन कलरफुल मटेरियल्स को स्टोर करते हैं जिसके वजह से सराउंडिंग में वैसा कलर दिखता है। हियर प्लास्टिड इज नॉट वर्किंग। यूजुअली पिटल्स में कलर देने के लिए प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट बनकर वहां रहते हैं कलरफुल प्लास्टिड के रूप में। पर यहाँ रोज के केस में इट इज द वैक्यूल दैट स्टोर्स पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपाउंड दैट गिव देम ए वाइब्रेंट रेड कलर, इसके वजह से, ठीक है। द आंसर इज वैक्यूल, ये याद रखिएगा, पूछा भी हुआ है कई बार। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहां तक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, देखें माइंड मैप निकलता है कि नहीं। अच्छा, एक और इसमें बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे, हाँ प्लस, गुड वन। अब देखिए मजा आ रहा है देख के। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसके कितने हिस्से हो गए, एक हो गया ER, both SER and RER। ये कुछ ज्यादा ही तेज बन रहा है, इसको मिटाएं कैसे, नहीं काम कर। एनीवे दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है लाइसोसोम, और चौथा है वैक्यूल, ठीक है। ये याद रखिएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ये 4 पार्ट, और इनकी खास बातें, ऑल 4 आर सिंगल मेम्ब्रेनस इन स्ट्रक्चर।
चारों में कॉमन पार्ट है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी इसी तरीके से माइंड मैप बना बनाकर आप इनके प्रॉपर्टीज को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए यूज करेंगे अलग से, कहीं कुछ लिखने का जरूरत नहीं। वो स्टिकी पैड्स जो आप लोग को समझाए थे, उस स्टिकी पैड्स बनाकर, जैसे हम एंडो क्या कहते हैं ईआर है, इसके स्ट्रक्चर तो सभी जानते हैं, इतना बार देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, याद ही रहेगा। मेनली क्वेश्चंस आपको फंक्शंस में से पूछा गया, यूनिकनेस है ना इसमें, इसीलिए वहां से। तो एक जगह एक पैड में इसके फंक्शंस को एक जगह शॉर्ट पे लिखकर एक जगह चिपका के रख दीजिए, दैट विल डू। उसी तरह से गॉल्जी है, तो एक प्रेस ही बन जाएगा, आप शॉर्ट पे इसको रिवाइज कर सकेंगे, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज अ मेथड, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कैसे, बहुत अदब के साथ, पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी जनरेशन का पॉइंट है। इसका मतलब है जो बॉडी का स्ट्रक्चर ज्यादा एनर्जेटिक काम करेगा, एनर्जी डिपेंडेंट काम करेगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक होनी चाहिए, है कि नहीं। एनर्जी यही दे रहा है ना, तो जो ज्यादा काम करेगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से प्लांट सेल्स चलते फिरते नहीं है भाई। एनिमल का बॉडी इधर से उधर, जैसे हम इधर उधर कर रहे हैं, तो सभी एनिमल मोरलेस मूव करते ही करते हैं। तो एनर्जी डिपेंडेंट काम कौन ज्यादा कर रहा है, एनिमल। तो मिनिमम लेवल पे जाएंगे, किसको एट्रीब्यूट करेंगे, एनिमल सेल। इस नाते एनिमल सेल में बनता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा होना, एंड दैट इज ट्रू। दिस इज द रीजन यू विल फाइंड more mitochondria per cell in animals than in the plant cell. ऐसा नहीं है प्लांट सेल में नहीं होगा, उसके बिना जीवन ही नहीं हो पाएगा, यूकैरियोटिक सेल है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एनिमल सेल में जितनी होगी प्लांट सेल्स में उतनी नहीं होगी। अब यहाँ पे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से मसल में पाए जाने चाहिए, क्योंकि मसल्स ही है जो मूव कराता है कि नहीं। हमारा जो हाथ पांव दर्द करता है ज्यादा काम करने से, ज्यादा चलने से, कौन से हिस्से में दर्द होता है, मसल में। तो काम कौन कर रहा है, जो काम करेगा वहीं पे दिक्कत होगी, तो मसल काम कर रहा है। इस हिसाब से बता सकते हैं हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होना चाहिए। अरे सेल की बात कीजिए, कौन से ऑर्गन के सेल। अच्छा, आप लोग गप किए हैं चिल्ला चिल्ला के, छोड़िए, हंसे हैं खूब जम के। जितना देर तक चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उतना देर तक लगातार हंस लीजिएगा। क्यों, हंसने में कौन सा मसल आपका काम करता है, जॉ मसल करता है ना। और लगातार हम चल भी रहे हैं, लेकिन मुंह का अप डाउन हो रहा है, जबड़ा जॉ, तो ये मूव कर पा रहा है किस लिए, जॉ मसल्स हैं उनके मदद से। तो इस नाते हम अपने दिन भर में सबसे ज्यादा, हम सोए भी हुए हैं फिर भी बड़बड़ाते हैं ना, क्या करते हैं। तो इस नाते आप आधा घंटा लगातार चल नहीं सकते, लेकिन अगर मनचाहा चीज मिल जाए, मंचिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। कौन ज्यादा काम कर रहा है, जॉ मसल, जबड़ा। तो इसलिए जॉ मसल्स में आपको नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा मिलने चाहिए, ठीक है। विथ दिस we place the diagram of mitochondria that we can see through the electron microscope. और यहां से शुरू होता है
डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इनर मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर भी तो जगह है, दिस स्पेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये इनर मेम्ब्रेन बीच बीच में देख रहे हैं, इनर फोल्ड लिए हुए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये एरिया कहलाते हैं क्रिस्टी, और इसका सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है क्रिस्टा। और इस मैट्रिक्स में फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड फील्ड, और इस फ्लूइड को कहते हैं माइटोसोल, फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स, माइटोसोल। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है बड़ा अनोखा है, इसमें आपको बहुत तरह के प्रोटीन्स मिलेंगे। लाइक दिस, बीच बीच में देखिएगा मैच स्टिक जैसा होता है ना, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक बल्ब जैसा, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इन्हें कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स। और बाकी जो ब्लॉक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, और ये सभी एक दूसरे के अगल बगल में सजे होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, और खासकर ये क्रिस्टी पर ज्यादा करके पाए जाते हैं, इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑन द क्रिस्टी होता है। फिगर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, STR फॉर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक पूरा कीजिए।